खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, हुकूमत ने एक ऐलान किया है और कहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं अपने वालदा के जनाजे के सिलसिले में, और उनके बेटे अगर वापस आते हैं तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जो दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने भी मुअख्खर कर दिया है इश्तिहारी देने की कार्रवाई को जब तक के गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं हो जाते। इस हवाले से क्या सिलसिला है और क्या वो इसको फ़ायदा उठाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो कोरोना के हवाले से बहुत ही एक भगदड़ सी मचती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत से इक़दाम, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने टीवी सेट्स पर टिकट्स में देखा होगा कि जो होटल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। इसी तरीके से और बड़े जो है स्कूलों का मामला है, ये कितना ख़तरनाक है और कितना नहीं है, और क्या है स्ट्रेटजी और क्या नहीं होगी। गिलगित बिल्तिस्तान में हंगामों की वजह क्या थी, इसके पीछे कौन था? क्या सिर्फ GBLA-2 का मसला है, और क्या सिर्फ उसका अगर फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए तो मसला हल हो सकता है? इस पर बात करेंगे। उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली जो है वो बो इन और गिव इन करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये जो क्रैक्स हैं, ये इसको पेपर ओवर किया जा रहा है? क्रैक्स तो मौजूद हैं और उसने एक्सपोज भी कर दिए ट्रंप ने, कम अज़ कम। बड़ी साहब, वालदा के जनाजे के हवाले से हुकूमत रिलीफ, अभी शिबली फराज साहब का कहना था कि वो तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शिबली फराज साहब नहायत काबिल एहतराम और PTA के चंद सोबर मिनिस्टरों में से हैं, लेकिन एक कानून भी कोई चीज़ होता है। जब वो यहाँ से गए थे, शायद आपको याद होगा, ये ट्वीट देख रहे हैं नाज़रीन अभी। भट्टी साहब सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नवाज शरीफ उनके समधी इसहाक डार और साहबजादा पाकिस्तान आने पर कोई कदमन पाबंदी नहीं है, वो तशरीफ़ लाएँ और मरहुमा बेगम शमीम अख्तर साहिबा के जनाजे में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा मैंने कहा सुना दूँ आपको, तो इसमें डबल मीनिंग्स है क्या? अब मलक साहब से ले रहा है, मेरे तो याद ही नहीं कई साहब। अब सॉरी, आप जारी रखें, मैं सुन रहे हैं। गुजारिश ये है कि उनके मुल्क में आने पे ऑलरेडी कोई पाबंदी नहीं थी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। एक कानून होता है मुल्क में, एक कानून। आपको याद होगा वो बीमारी की वजह से जेल से हस्पताल मुंतकिल हो। शिबली फराज साहब का बयान अपनी जगह, अगर वो आते हैं तो किसी भी सूरत में, और यकीनी बात है वो तदफीन करेंगे, कुल करेंगे हुकूमत के पास, क्योंकि आइन के तहत अदारे चलते हैं, कानून चलता है। उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई हल ही कोई नहीं है। यहाँ अदालतें बेल ले, अदरवाइज़ वो जब यहाँ गए थे तो मुजरम थे, आप शायद ये भूल गए हैं। तो शिबली फराज साहब का कहना अपनी जगह, इनका अधिकार, इनका हक है ये कहना। ये सवाल ही यार, आप कादी साहब मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म और लॉ को समझते हैं। एक बंदा मुजरम हुआ है, उसको सज़ा हो गई, वो कानून के मुताबिक अपनी सज़ा काट रहा है। वो बीमारी का कहता है, कौन लाया उसे हस्पताल, इस डिबेट में नहीं जाते। हस्पताल में वो दाखिल हो जाते हैं। किसी ने बाहर भेजा, ये इस बहस में भी नहीं जाते। अब क्या वापस आएंगे? हुकूमत के पास दुनिया का ऐसा अख्तियार, कानून है ही कोई नहीं कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने के अलावा और कोई हाल हो। ये हो सकता है कि इंसानी हमदर्दी के तहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2-3 दिन स्पेयर करें, बाकी नैब आएंगे, नैब के वो मुजरम है उनको पकड़ के जेल में बंद करेंगे। इसके अलावा कानून में मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है। अगर कोई लेटेस्ट, बड़ी साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, कानून में तो उनको बाहर भेजने का भी कोई इख्तियार नहीं था। वो मैंने इसलिए कहा, मैं उस बहस में नहीं बैठा, भेजा किसने, लेकिन वो आपको पता है। मुझे बता दें, पाकिस्तान में एक मुजरम नवाज शरीफ के अलावा इस वक्त को बैरून मुल्क है, जेलों में बंद मुजरम, एक मुजरम जिसकी कैद ख़त्म ना हुई और बाहर हो। और ये मोहतरमा मरीम नवाज साहब कह रही हैं कि ये हुकूमत आपके खून की प्यासी है और जो है आप बिल्कुल जालिम लोग हैं। मतलब उनका ये कहने का, आप बिल्कुल वापस आएँ। आप क्या समझते हैं? सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर वो बाहर रहते हैं तो उनकी सियासत ज़िंदा रहेगी? उनके पास चांस ही है, क्योंकि नवाज शरीफ जिस तैयारी के साथ गए हैं, उन्होंने इस बात, वो जो सियासत है उसकी वो कसट सियासत है, केस्टों में घूमती है। उनके पास कुछ फिल्में हैं, तो वो फिल्में कहाँ से चला सकते हैं? वो कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? सोशल मीडिया कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? तो नवाज शरीफ की वापसी कोई नज़रियाती या कोई इनकलाब नहीं है, वो बिल्कुल पोलिटिकल है और सेल्फिश है। मेरी अपनी भी राय सेल्फिश है। हाँ, सेल्फिश है। नवाज शरीफ अगर लंदन रहते तो ख़तरनाक है, वो अपोजिशन के लिए भी एक एसेट है। आप कोई प्रेशर डालें, वो आप भट्टी साहब मेरे 1 साल पहले ये खबरें दे चुके हैं। 3-4 केस तो उनकी जेब में पड़ी हुई हैं। वो किस लिए हैं? वो इसीलिए है कि वो लंदन में एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ पे टिट फॉर टैट होगा। तो नवाज शरीफ लंदन किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको खबर। अच्छा भट्टी साहब, 5 दिन का पैरोल मिला है,
यहाँ पे किसको पैरोल मिलता है, इसमें भी वो खुश नहीं है। काजी साहब, मैंने अर्ज किया है, मैंने जेलों की बीट भी की है। 80% जो जेलों में लोग बंद होते हैं उनको पैरोल की रिहाई नहीं मिलती, चाहे वालिद मरे चाहे वालदा मरे, वालिद मरे, बीवी मरे, माँ मरे, 80%। क्योंकि डीसी से लेके होम सेक्रेटरी तक रसाई हो ही नहीं पाती, उनकी दरख्वास्त ही नहीं हिल पाती। एक जनाजा हुआ है, क्योंकि तदफीन का हुक्म है जितनी जल्दी हो सके दफनाएं, वो बेचारे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। दूसरी बात, मुझे ये बता दे, डीसी और होम सेक्रेटरी सिर्फ 12 घंटे दे सकते थे, ये 5 दिन भी दिए हैं, और हो सकता है जो डिस्कशन हुई है 1-2 दिन बढ़ा भी दिए जाए, यहाँ कुछ दिन बढ़ा, 1-2 दिन और बढ़वा भी लेंगे, क्योंकि 16 दिन का दुनिया का कोई एक वकील ले ले, कोई वकील आईनी माहिर, ख्वाजा हारस सब काबिल एहतराम, अली जफ़र सब काबिल एहतराम, हमारे दोस्त फ़रोग नसीम काबिल एहतराम, अगर वो कह दें कि कानून में 16 दिन की 2 हफ्ते की पैरोल की गुंजाइश है तो जो आप जुर्माना मुझे करेंगे, तो लिहाजा आइन की बात करते हैं और आइन ही तोड़ने का तज़किरा भी अजब लगता है। भट्टी साहब, आप ये कह रहे हैं कि कानून का तबकाती इतलाक होता है? बिल्कुल, इसमें कोई शुबा है। मैंने तो अर्ज किया है, मैं पता करता हूँ आज जेलों में कि कितने कितने कैदियों के मरे हैं, तो मैं उनकी दरख्वास्त आपको दे दूंगा जी, इसकी पैरोल पर रिहाई करा दें। आप डीसी लाहौर को ढूंढ के दिखा दें, आप सूरज के पास जा सकते हैं, आप चांद के पास जा सकते हैं, बगैर वीजे से अमेरिका जा सकते हैं, डीसी लाहौर को नहीं ढूंढ सकते। तो यार क्या बात। मेरा सवाल आपसे, मेरा एक सवाल आपसे, एक तो मुझे आप ये बताएं कि ये चौधरी साहिबान की आज टेलीफोन पे बात हुई नवाज शरीफ साहब से, और जरदारी साहब की बात भी हुई, और फिर इसके बाद कुछ और भी खबरें हुई कि चौधरीयों से क्या हम बुज़दार साहब बेनियाज हो चुके हैं। कहानी थोड़ी सी लंबी है। एक्चुअली पीपल्स पार्टी की जो थिंकिंग थी ना जरदारी साहब की, वो शुरू से ये थी कि इलेक्शन की तरफ मत जाएं। उनमें भी उनकी सेल्फिश रीज़न है। उनकी सेल्फिश रीज़न ये थी कि सबसे पहले सिंध जो हमारी जेब में है, ये 11-1200 अरब का जो हमें बजट मिलता है ये आज से जाएगा। तो उनकी स्ट्रेटजी थी इन हाउस चेंज। तो आहिस्ता 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 उन्होंने एक ब्रिज का रोल अदा किया। काफ लीग को उन्होंने कन्विंस किया कि मैं संभाल लूँगा नवाज शरीफ को, आप सोचें, इस पर काम करें। उसके पैरेलल प्रेशर आया हमारे सीएम पंजाब पे, वो भी आपको पता है शराफत की सियासत में बिलीव रखते हैं। उन्होंने उनका दबाव बर्दाश्त नहीं किया। वो जब एक कोल्ड वार चली तो उन्होंने आराम से मुस्लिम लीग नून के 20 से 22 MPA जेब में डाल ली हैं, प्यार मोहब्बत के साथ, शराफत की सियासत के साथ। तो उस पर उन्होंने जो पिछले दिनों भड़क भी एक लगाई थी ना कि अब मैं CM बन के दिखाऊँगा, उसी इजलास में हमारे जो शराफत की सियासत वाले ने, हमारे CM ने, उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया सबको कि तुम सब ने ये जो चमचागिरी की थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपना इमरान खान को, मेरे ख़िलाफ़ जो शिकायतें लगाई थी वो सारी की सारी मुझे इमरान खान साहब ने वापस भेज दी हैं। इसका मतलब है कि मेरे 100 में से 100 नंबर है। अब आपके पास साथ अल्लाह ताला का रहम हो, रूहानी ताकतें हों, अच्छी अच्छी क़ुव्वतें आपके साथ हों, तो ये तो PTI पंजाब ने अपने आप को सिक्योर किया है। अब इस वक्त भी जो लड़ाई जा रही है, जो चौधरीयाँ को आज फ़ोन भी गया है, वो उसी खेल का हिस्सा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी, नून और किसी हद तक नून भी कन्विंस है और अपना काफ, ये तीनों कोशिश कर रहे हैं कि हम ये प्रेशर बिल्ड करें और पंजाब हम तादाद ज़्यादा होने की वजह से छीन लें PTI से। भट्टी साहब जी, आप ये बताएं, चौधरी साहिबान कोई ऐसा एडवेंचर करेंगे जो कि मेन नैरेटिव है रियासत की उससे हटके हो? देखिए, मैंने पहले दिन कहा था जिस अवाम ने इनको मुंतहिब किया, और जब तक वो अवाम पीछे है, पंजाब में नहीं, काने काछे में भी तब्दीली नहीं आ सकती, बंदों की मलियां नहीं आ सकती, अटक के किसी छोटी तहसील में नहीं आ सकती। कहाँ हम गुलाम लोग और हम इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ फैसला कर लें? हाउ कैन इट पॉसिबल? दूसरी बात, देखिए, आप गांव के चौधरी हैं, मैं और ताहिर मलक लड़ते रहे, बार बार आपके पास आए तो आपका ठेका होगा ना। बार बार सही काजी साहब, मुझे मेरे साथ ताहिर मलक ने ज्यादती की है, ताहिर मलक ने अच्छा, इमरान खान साहब की एक खूबी है नहायत, ये जो वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब ने किया ना, गलत नहीं किया। उस्मान पहले वो कहेंगे यार अगर आप कोई गलत चीज़ देखो मुझे मैसेज करो, आप मैसेज अपने नाम से कर देंगे सईद काजी, मेरे खिलाफ आपने मैसेज किया, ठीक 5 मिनट के अंदर अंदर, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, उनके पढ़ने के बाद उस बंदे को चले जाएगा। वाह वाह। इसकी पूरी PTI अगर गवाही ना दे तो मैं जिम्मेदार। खान साहब की खूबी है कि मैंने ताहिर मलक के खिलाफ मैसेज किया, काजी सईद इमरान खान मैं आपको करता हूँ, ठीक 5 मिनट बाद आप इनको भेज देंगे, वो कहेगा तेरा बेड़ा तर जाए,
ये तो मैनू मरवा देगा। एक और अच्छा नहीं बैठ के आप मामला हल नहीं 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 किसी पीटीआई के बंदे से ले ले, शायद ऑन कैमरा तो उसको ना बोल सके, लेकिन हाँ सब ये शुरू से आदत है बरतानिया दौर की, वो रख नहीं सकते। चले रहने दे ये कहानी, वरना एक ऐसा खूबसूरत इमरान खान साहब का एक करीबी दोस्त है, और दोस्त भी 40 साल से है, 40 साल से। जब इमरान खान पीक पे थे अपने, उसने मुझे एक वाकया सुनाया, बल्कि वो चीज़ दिखाई। लेकिन हाँ देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो चाहते हैं कि आपके वो दोस्त याद आ गए। भट्टी साहब, वो जो कहानी है इस पाकिस्तान में हमने 1.5 साल सुनी थी कि जी वो दिन गिने गए, गुरदास साहब जा रहे हैं, ये वाकई सारी वो जो बनी गाला से जो ताकते हैं कूदते हैं, उन्हीं की मेहरबानी से अब तो वो लोया हो गए। मेरी इत्तला के मुताबिक 100%, 1 अरब 1% असल ताकत जो अवाम है उसने इमरान खान साहब को 10 दफा कन्वे किया है, मेहरबानी करे चेंज कर लें। और लेकिन जादू, वो जो सर चढ़ के बोले तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, मतलब है मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जादू तो एक होता है ना, खुदा ना खास्ता उसका इस हुकूमत से रिलेटेड कोई बात नहीं, तो कुछ बातों में तासीर होती है। कुछ लोग कह दें कि अगर मैं कह दूं कि कादी सईद साहब अगर ये प्रोग्राम से गए ना तो मैं 5 दिन बाद मुझे भी निकाल देंगे, तो मैं तो कादी सईद को बचाने के लिए इसके पाँव बढ़ जाऊंगा कि अल्लाह का वास्ता कादी सईद तू ना जा, और तू रह, तेरी वजह से तो मैं इस प्रोग्राम की रौनक को इस कुर्सी पे बैठा हूँ, नहीं मेरी जगह तो कुछ गामा शीदा आ जाएगा। तो ये बात मुख्तसर जामिया, लेकिन टू द पॉइंट समझने वाले समझ गए हैं। क्या ख्याल है खान साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? याद आया जो देसी अंडे का मैंने आपसे नाश्ता किया था, बहुत ज़बरदस्त था। आप एक अच्छे हुक्मरान हैं। देसी अंडे का। अच्छा भट्टी साहब, मलिक साहब आज कोर कमांडर्स मीटिंग भी हुई है, उसमें जो आज खबरें आई हैं ज़रा उस पर आपकी नज़र थी, बताइए वो क्या है? खबरें बेसिकली अच्छी खबरें, मतलब आर्मी के देखें ना, एक तो हमें समझना चाहिए कि आर्मी के इदारा है, वहाँ से इस तरह की तो खबरें नहीं ना आती। वो एक कंसेंसस है, एक डिसिप्लिन आर्मी है। उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है, आपकी सबसे बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको पता है जो सूरत हाल है, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ है ना पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में, पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव स्टैंड लिया इंडिया के खिलाफ। पहले जो हमारा था दबे दबे स्टाइल में, किसी हद तक ये सच है कि नवाज शरीफ का अगर आप 5 साल देखें तो उस तरह नजर नहीं है। आज की इस हुकूमत ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़ैसला क्लियर करी है कि इंडिया में हमने 99 नहीं जाना, 100% जाना है। और अब पूरी दुनिया पे ये कॉन्फिडेंस फर्स्ट टाइम कोर कमांडर मीटिंग से भी निकला है कि पाकिस्तान के पास 200% प्रूफ है इंडिया के दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होने के। इसका मतलब ये है कि इंडिया वर्ल्ड पूरी फोरम में जलील होगा, पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म में हम जाएंगे और पाकिस्तान ये बताएगा कि हम पे तो FATF की चढ़ाई रखी हुई, ये देखो असल दहशतगर्द ये है। ये की मीटिंग में सबसे बड़ा ये काम। और कोरोना के हवाले से भी कोई डिसीजन? वो नेचुरली वो तो हुकूमत के साथ है, वो तो 10,000 दफ़ा फौज कह चुकी है कि जो हुकूमत फैसला करेगी, पाकिस्तान की लोगों की सेहत उनकी जिम्मेदारी है, उस पर अपना हुकूमत और अवाम एक पेज पे है। और ये भी उन्होंने कहा है कि तमाम चैलेंजेस से हम निपटने के लिए, देखिए कोर कमांडर्स की मीटिंग जो होती है बड़ी अहम होती है। तमाम आर्मी का फुट सोल्जर से लेके बड़ा अफसर तक होता है, और वो अपने मुल्क की सलामती के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं किसी एक फ़र्द की बात नहीं करता, पाक फ़ौज के अदारे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कहा कि मादर वतन के दफा को यकीनी बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है। मैं लेकिन सियासत के रोल में ना हक में कभी था इस्टेब्लिशमेंट के, ना हो सकता। मगर इसमें ये फैसला है कि इंडिया के खिलाफ अब कोई, मतलब वो कहते हैं ना दरमियानी बात नहीं करनी। ये पाकिस्तान की रियासत का मैं बता रहा हूँ फैसला हो गया कि इंडिया को इंटरनेशनली 100% सबूत के साथ जाना है। ये बहुत बड़ी एक चेंज है पाकिस्तान में। नहीं, कुछ तो पहले उन्होंने डोसियर दिया भी है और इंटरनेशनल इदारों को भेजा भी है। डोसियर को इस पाक फौज की अप्रूवल के बाद DGI इस पर ने दिया, वरना अमूमन पाकिस्तान जब भी दहशतगर्दी होता था हमें मालूम होता था भारत करा रहा है, लेकिन भारत ने अब हमारे सर पे जंग मुसल्लत की हुई है, और पाक फौज ने इस दफ़ा एक ही जवाब किया, एक ईंट का जवाब 7 ईंटों से देंगे और इनको ऐसा मारेंगे कि ये अब लिहाज नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, LOC पे ये इन्होंने जंग का माहौल बनाया हुआ है भारत ने अपनी तरफ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे ना गाफिल थे आज से 10 साल पहले, ना आज भी गाफिल। एक तो ये बाहर की होगी मलिक साहब, ये बाहर की एक थ्रेट होगी, लेकिन इंटरनली भी अगर आप देखें तो वो जुलूसों में ये छोटा मोटा जलसा था। मगर काजी साहब देखें, पाकिस्तान की जो है, आप अपनी राय ज़रूर दें। मैं समझ रहा हूँ हमारी जो असल पाकिस्तान की इस वक्त
थ्रेट है ना वो सियासत से ज़रूर होगी, वो है मायूसी, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई। ये 4 चीज़ें पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मैं अपनी ईमानदारी से समझता हूँ। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, सहाफ़त, अपोजिशन सब की जिम्मेदारी है कि इस पर काम करें। मेरा लिए हमने 70 साल में काफ़ी दाएँ बाएँ जाकर ना अभी ड्रामेबाजी की है। सच ये है कि हमारे 4 दुश्मन हैं जो मैंने आपको बता दिए, उनके खिलाफ सबको इकट्ठा होना होगा। ये जो कह रहे हैं कि जी गुर्बत है और उसके बाद मायूसी है, हमारे पास क्या है जी, तो ये कहाँ पे है? आपके हुक्मरानों में भी कहीं है? काजी साहब, आप हमेशा ये कहते हैं कि इकानमी दो की एक वक्त में नहीं सही चल सकती। एक जो अशराफिया है, जो काबज है हुकूमतों पे, वो रहे हैं 70 साल से, या उनकी चलेगी या गरीब की। उनका मसला ही नहीं है, ये उनका मसला नहीं। गरीब के लिए भूख है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लूटमार है, करप्शन है, लूटमार है। तो जब तक ऊपर से करप्शन नहीं रुकेगी, नीचे जो मर्जी कर लें, गुर्बत ही रहेगी, नाइंसाफी रहेगी, जुल्म रहेगा और इंतकाम रहेगा। ये तो इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। भट्टी साहब, अभी कल पंजाब की खबर आई है, ये जो मास्क होते हैं इनकी को 2-3 रुपए वाले जो थे 22-22, 25-25 यार, मैं तो अभी कल भाई मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए ये जो हुकूमत है, इसके लिए आपको कम से कम 50 स्पेशल अदालतें बनानी पड़ेगी। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन और मुझे पता है इन दिनों में अरबपति कौन बने हैं। अरबपति, करोड़पति की नहीं बात कर रहा। तो ये नया पाकिस्तान इनके लिए बना था, यकीनन इनके लिए बना था। तो वो तो कह रहे थे, आपने तो फरमाया था कि आप कोई रोल नहीं ले सकता। मुझे इमरान खान साहब का वो वादा याद आ गया, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। वो तो कहते थे सबके लिए 1 होगा। अच्छा यार भट्टी साहब, अब ये जो आज ये जो कोरोना के हवाले से, अब इसमें बिजनेसेस भी हिट होंगे। इसमें अगर आप देखें कि सिर्फ टेक अवे खाना है, उसके बाद टूरिज़म का भी सिलसिला है और हुकूमत ने बड़े सख्त स्टेप्स ले लिए हैं। तो भट्टी साहब, इससे मीशत तो पहले खैर पूरी दुनिया की इकानमी तबाह है दुनिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, कोरोना के केस जो पहले फेस में बहुत अरूज पे आया था ना, उससे अभी 30% भी नहीं आया। लेकिन मुझे मीडिया में कोरोना है, तकलीफदेह है, बहुत नुकसान हो रहा है इंसानी जानों का, लेकिन हुकूमत इस दफ़ा इसको बड़ा हवा दे रही है। पहले जो आखिर पीपल्स पार्टी स्टेप करती थी, आज सब कुछ ही बंद कर दिया है। पहले हमेशा मेरे वज़ीर आज़म साहब मेरे फरमाते थे कि मैं लोगों को भूख से नहीं मारूंगा। आजकल मेरा ख्याल है आप इसको गुस्ताखी समझेंगे। पीडीएम के जलसों का रोल है कोरोना को जरा पुश करने। 7,000 का जलसा था, क्या रोल? तो यार 7 बंदों का हो, मुझे इससे इल्म नहीं। लेकिन जब पहले आप देखें 100 तो 70 या 60 तक की हलाकतें गई हैं, खुदा ना हादसा आज अभी वो स्टेज नहीं आई। कोरोना है, खतरनाक है, हमें स्टेज को रोकने के लिए क्या किया जा रहा हो। अच्छा, 15 तारीख को गिलगित का इलेक्शन होता है, 6 मिनिस्टर जाके करते हैं, बिलावल भुट्टो कराची से उठ के जाके करते हैं, मरियम नवाज लाहौर से जाके करती है, अमीन गंडापुर और दीगर लोग करते हैं। उस वक्त कोरोना ने का दाखिला बंद था, कोई लिख के लगाया हुआ था कि इन जलसों में, गिलगित बल्तिस्तानियों में कोरोना का फिलहाल दाखिला मना है जब तक के पीडीएम के जलसे शुरू नहीं होते। कहीं आपने पढ़ा ये बोर्ड? नहीं लिखा। वो जिस यहाँ लिखा होता है ये था कि जिस दिन इलेक्शन इस्लामाबाद 450 किलोमीटर, तो लेकिन ये क्या लिखा था कि कोरोना पीडीएम के जलसे से 2 किलोमीटर दूर लिखा था। मैंने तो ये कोई बोर्ड नहीं पढ़ा। मलक साहब ज्यादा गवर्नमेंट तो ने मना कर रही थी, उन्होंने काम करना गवर्नमेंट खुद जलसे कर रही थी। क्या वजीर आजम ने हाफिजाबाद में जलसा नहीं किया? उस वक्त कोरोना नहीं थे, नोना मोना सी। क्या वो नोना मोना था? वो भी कोरोना था। अगर अब वो समझ रहे हैं और ये जो कि जी ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस दुनिया में बना हुआ है, यहाँ अकेले का नहीं है, पहले भी दुनिया में था। तो खुदा कमिंग टू योर आर्गूमेंट जो आप फरमा रहे थे कि 7-7 हज़ार 2-2 हज़ार का जलसा हो रहा है, तो ये तो हुकूमत के लिए अच्छी बात है। उनको इजाजत दे के एक्सपोज क्यों नहीं करते? इजाजत कौन सी रोकी हुई है? नहीं, कहाँ रोका है उन्होंने? नहीं, इसका मुल्तान पे देखे इजाजत नहीं दे रहे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि यार ना करें, इसे हम भी नहीं करते, आप भी ना करें। आपके आर्गूमेंट में मैं आ रहा हूँ कि अगर इतने नाकाम है तो इजाजत दे के एक्सपोज करें अपोजिशन को, जिनके साथ ही कोई नहीं। बट मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनको पहले तो मना किया उन्होंने स्पीच में, वो मना नहीं हुए, उन्होंने जाके किया एक हवाले से, तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मेरे लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो फिर रोकिए। अच्छा काजी साहब एक बात, तो फिर आप इस तरह करें, मौलाना फजल रहमान के बगैर करके दिखा दें। नहीं, कोरोना एक हकीकत है, लेकिन गाड़ियां ना भेजें। अच्छा काजी साहब, बिरयानी बंद करें। हाँ, मेरे हर दिल अजीज काजी मेरे हर दिल अजीज, मेरे वजीर आजम नवाज इमरान खान साहब अक्सर कहते थे
मेरे सामने मेरे खिलाफ 10,000 लोग आए तो मैं लानत मारूंगा, ऐसी वजारत उज़्मा छोड़ दूंगा। मेरे खिलाफ 10,000 लोग निकले तो मैं हुकूमत में नहीं रहूंगा। आए अपोजिशन, मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा। फिर बाद में कहते थे मजाक करते हैं ना माहौली हैं बड़े कि लोग भी दूंगा। तो ये मुझे ऐसे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट में आपके और बयान होते हैं, हुकूमत अपोजिशन में आपके और बयान होते हैं। अच्छा, सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं तो कंपैरेटिवली बेहतर नहीं है। राय होगी ना, मेरी राय तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरी राय है कि अपोजिशन में और बयान, हुकूमत में और बयान। मगर सवाल मेरा वही है, नहीं कहते ना मर्द की जुबान ही को कंसल्ट की थी। देखिए मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मेरी अर्ज सुने। हजूर बात ये है कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यार आपको मौलाना फजल रहमान चाहिए, पीडीएम आपके साथ ना आए, 4 बंदे आपके साथ चलने को तैयार नहीं होते, गड्डियां भेजो। अब उधर से वो नहीं आए तशरीफ लेके अमीर मकाम साहब, मुझे लगता है वो अपना साहब आपकी क्या है आपकी एक ही तकरीर आप पहले फरमाया करते जी सिर्फ नवाज शरीफ बोलता है। अब कल परसों पेशावर में सुन लिया था ना अपोजिशन को, तो आपका पहला एक हाइपोथेसिस था जी सिर्फ नवाज शरीफ जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव है। आपने सारे उस वक्त यही गलतफहमी उतार दे कि मौलाना इज नॉट द ओनली फैक्टर। मेरे ख्याल में तो जो पेशावर में बयानियां दिया वो तो नामुनासिब है, लेकिन वो अदारा तो बहुत मजबूत अदारा, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर अदारा है, तो वो खामोश क्यों है? इसमें क्या कोई हिकमत? बट साहब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पूरी दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री ने एक चीज़ ज़रूर साबित की है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज जो है ना, उसके लिए सबसे मुश्किल चीज़ अपनी कौम के सामने आना होता है। ये आसान बात नहीं, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा 15 लोग एक ब्रेक की आप क्या पकड़ लेंगे सब मारेंगे, क्या आपका सिर्फ एक प्रॉब्लम, इतना आसान आपका सिर्फ एक प्रॉब्लम, आप सिर्फ अरबपति सानों को कौम समझते हैं, गरीब आदमियों को कौम नहीं समझते। मगर इस पे आप जवाब दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक बहुत ही बड़ा तकलीफ दे मसला है हमारे मुल्क में, ना बच्चे महफूज हैं ना बच्चियां महफूज हैं। 3, 4, 5, 6 साल, फिर उसको बाद में जो है वो एविडेंस ख़त्म करने के लिए कत्ल कर दिया जाता है। कोई कहता है सजाए मौत दो। क्या वजह है कि इंसाफ नहीं हो पाता? काबीना का इजलास भी हुआ, उस पर वज़ीर आज़म ने कहा इस सिलसिले में सख्त कानून साजी की जाए जो बच्चों के साथ दरिंदे, मैं उन्हें दरिंदे इंसान नुमा दरिंदे कहता हूँ, और जो ख़वातीन के साथ रेप करते हैं, इनका कन्विक्शन रेट कम से कम -1 है, सजा होती नहीं। 1.3% कितना है जी? 1.34। तो इस पे फैसल वाला, आजम सवाती और एक और मिनिस्टर ने कहा इन्हें फांसी दी जाए। कुछ लोगों को तकलीफ है, मैं सिर्फ उनसे ये गुजारिश करता हूँ यार, जो मासूम बच्चे हज़ारों के साथ ज्यादती होती है और उनको दरिंदगी के बाद दरिंदे जानवर इंसान नुमा जानवर गंद पे फेंक जाते हैं, कभी उन बच्चों के माँ बाप की तकलीफ देखी जिस खतून के साथ रेप होता है? कभी आपने उस खतून को देखा कि सारी उम्र वो शीशा नहीं देख सकती? काजी साहब, इनको इबरतनाक सजाएं ना दे तो मुझे बताएं क्या दे? इन्हें अदालतों से तो रिलीफ मिल जाता, क्योंकि गवाह होते नहीं ये बंदे। जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ बदफेली करते हैं या वहाँ सर कोई विटनेस थोड़ा रखते हैं वहाँ। नहीं, अब आप फोरेंसिक आ गया है, अब आप DNA का टेस्ट कर सकते हैं। मुझे मलिक साहब मुझे ये बताएं, अमेरिका की बहुत सी रियासतों में आज भी सजाए मौत का कानून मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं करता। ये मतलब जब यहाँ सजाए मौत की बात की जाती है, मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, तो ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है हमारे सिविल सोसाइटी के? कैसा अगर मैं जान के मान पाऊँ तो थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। मुझे सज़ा पे मेरी कोई पोजीशन नहीं है। आप फांसी 6 दफ़ा दें, 100 दफ़ा दें, 1000 दफ़ा दें, और जो भट्टी साहब कह रहे हैं वैसे सज़ा दें, मगर मुझे बताएं रियासत बनाने का मकसद सिर्फ सज़ा है? रियासत बनाने का सबसे बुनियादी मसला है वो हालात, वो इन्वायरमेंट ख़त्म करना जो मुजरम पैदा करती है। हमारी किसी हुकूमत ने सारा आसान किया है, सज़ा बढ़ा दो, सज़ा बढ़ा दो। और भाई ये भी तो कुछ सोचिए ना, इस माशरे में वो कौन से गैप्स हैं? आप मुझे बताएं, जो मेरी अपनी उम्र में जो मैं देख रहा हूँ, अब शादी की कीमत कहाँ से काम ले गए हैं। आप माशरे को जिस तरह मर्द और औरत को अब तकसीम करते जा रहे हैं, अगर आप इस्लाम को 1400 साल पहले देखें तो पूरी तरह फिर इम्प्लीमेंट करें ना, सारा फोकस सज़ा पे। यार सारा सुकून आपने इधर ढूंढ रहा है, मुझे भूल गया किसी ने कहा था अगर सुकून लेना तो कब्र में जाके मिलता है, तो मर जाओ। मैं मलिक साहब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सजा अल्टीमेट फेलियर है मेरे हिसाब से किसी भी माशरे का। मलिक साहब, दुनिया में कैदियों की सबसे बड़ी तादाद और जराइम की सबसे बड़ी शरह अमेरिका बहादुर में है। तो शेम होना, मुझे बताएं ना। फिर आप आए निजाम पे बात करें, उस पर तो आप बात ही नहीं करते, उस पर तो शुगर सोसाइटी चुप है।
अमेरिका के साये में बैठी हुई है और इस 2 नंबर ऑपरेसिव निजाम को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान की बात क्यों करो, वो चांद पे है, अमेरिका चांद पे है यार। यहाँ आती है जब बात तो हम लठ लेके चल पड़ते हैं। शादी से तलक नहीं, आबद मल्ली शादीशुदा था, आबद मल्ली शादीशुदा था। लोगों के लिए आप कहते हैं माशरा देना हमारा काम है, लेकिन मुझे बता दे ये जो दरिंदे जानवर जो जानवरों से भी बदतर है, औरतों के साथ रेप करते हैं और बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं और उनको मार देते हैं। अगर तीसरे दिन ही नहीं या 6 महीने बाद कोर्ट ने छोड़ देना है या कोई प्रोसिक्यूशन कमजोर है, विटनेस नहीं है, तो क्या ये सिलसिला जारी रहता रहना चाहिए? नहीं, रोकना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि फिर आप मुझे बताएं ना कि व्हाई वी हैव डबल स्टैंडर्ड्स। हम फिर कहें कि ये निजाम बोसीदा है, ये टूट फूट चुका है, ये अमेरिका बहादुर में भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ भी तो फिर जाएं। उधर हम बैठ के एडे लेते रहते हैं, एनजीओज खोलते हैं, यहाँ आप गालियां देते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ, देखें इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल है। अगर मलक साहब कहते हैं ना सजाएं फेलियर होती है, जिस माशरे में सजा और जजा का निज़ाम ना हो, माशरा जंगल से बदतर हो जाता है। वहाँ हैवानों के हुक्मरानी होती है, इंसान तो मुहफ़्फ़ज़ रह नहीं सकता। आइन कानून किस लिए बनाते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट करे ईमानदारी से और किसी से नाइंसाफ़ी ना हो। वो यार ये तो कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। आप जालिमों को फेवर देते हैं। मैं हज़रत उमर को यहाँ पे कोट करूंगा, उनकी जो फिक्र है वो इतना उसमें विजडम है कि अगर दरियाए फरात पे कुत्ता भी भूखा मर गया मैं जिम्मेदार। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला अनहा की शान मुबारक क्या, छोटी सी गुजारिश, छोटी सी बारे में 4 वाक़या सुनाऊं। मेरी बात पूरी हो लेने, मेरी थोड़ी गुजारिश है। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये आपकी जो हमारी रियासत है जिसकी हम लेगेसी है, उनमें खूबसूरती ये थी कि हालात अच्छे करना मेरी जिम्मेदारी है। उनका मकसद था कि हाथ में तब काटूंगा जब मैं लोगों का पेट भर दूंगा। आप हाथ काटने की बात करते हैं, पेट भरने की बात नहीं करते। मदीने की रियासत है, कौन सा काम इस 2.5 साल में मदीने की रियासत की तरफ तो बनाना तो है ना भट्टी साहब, हमने बनाना तो वही माशरा। मैंने गिलगित बिल्तिस्तान की तरफ आना है, मगर सवाल भट्टी साहब ये है, सारे बताएं परमानेंट जो लोग हुक्मरान हैं, जो आज हुक्मरान हैं, जो माजी में हुक्मरान रहे हैं, किसी की ये प्रायोरिटी थी? अपना माल बना के वो निकल गए, ये बना के निकल जाएंगे। सब उसकी वजह कि इनके बच्चे होते हैं, इनके महलात होते हैं, इनके बच्चों गलियों में नहीं खेलते, इनके घर बच्चे तो नहीं 1.5 मिलियन होता है। हमारी गलियों में 15 लाख बच्चे रहते हैं। अब उनका क्या हाल होगा? अब आते हैं गिलगित की तरफ। भट्टी साहब टाइम कम है, मुझे ये बताएं कि गिलगित में जो मेरे पास खबर है वो ये है कि GBLA2 जो है उस पर पीपल्स पार्टी का स्टैंस है कि जिसको खोलें उसके रिजल्ट जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे थे, जब आ रहे थे कभी इधर कभी उधर। जो कुछ इंटरनेशनल में जो एजेंसीज हैं वो भी इसी तरह की कोई रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो अगर एक खोलना है तो एक खोल के बाद ख़त्म कर दें। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने धांधली के खिलाफ ही 126 दिन का धरना दिया और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अगर धांधली के खिलाफ एहतजाज करते हैं ये उनका हक है, लेकिन वो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। और जो आपने कहा 1 सीट का मसला, तो भाई अगर कोई खदशा आता है तो दूर कर दो। आप आज 4 गाड़ियाँ जलियाँ, 2 लोग खुदा न खासा नुकसान हुआ, बढ़ती बढ़ती आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। ये हुक्मरानों को चाहिए कि अब थोड़ा सा एहसास करें जिम्मेदारी का। नौमौलूद बच्चों से मशवरा लेने की बजाय अपने इमरान खान साहब पुराने सियासतदान जो उनके पुराने दोस्त साथी हैं उनसे मुशावरत करें। लेकिन बड़ी साहब एक सवाल को मुझे जवाब दें, मसले को रिजॉल्व करने की बजाय यहाँ पे माशाल्लाह पूरे मैंडेट चोरी करके एक खानदान के जेब में डाल दिए गए। बिल्कुल, वहाँ पे तो अखबार है जो ले लिया चोरी, कोई मीडिया हाउस नहीं हिलता था। हम कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है तो उसको खोल के आप गिन लें, मगर ये बदनीति पर मबनी नहीं है कि ब्लो अप करके दिखाएं। नहीं, बदनीति पर भी अगर ना गिनना भी बदनीति पे। मैं कह रहा हूँ माजी में धांधली होती रही, ये इन्होंने, हम तो इनको इमरान खान साहब को समझते थे कि ये धांधली के खिलाफ है। 126 दिन का धरना मकसद तो धांधली और करप्शन थी ना, तो हम इनसे तवक्को मादी वाले लोगों से नहीं करते, इनसे करते हैं कि ये बेहतर फैसले करें। मलिक साहब की मैं इस बात से एग्री करता हूँ भट्टी साहब कि ये जो धांधली का निज़ाम है ये जुर्म की परवरिश भी करता है। बिल्कुल ठीक। और हम मगर क्यों मलिक साहब, लेकिन हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपोजिशन को। अगर आप इसी टेबल पे हमने जो पेशावर में जलसा हुआ आपके ज़हन में नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं एक डिस्प्यूटेड प्लेस, एक ऐसी जगह जो डार्लिंग है सी पैक की जिसका नाम गिलगित है, जहाँ से दुनिया का 70-80 बिलियन US डॉलर वहाँ से निकलना है,
आप समझते हैं अपोजिशन आराम से कोई प्ले कर रही है? आप समझ रहे क्या बात हो रही है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। ये सिंधी सुन लें, ये सिंपली काजी साहब ये कह रहे हैं इतने बिलियन डॉलर वहां से निकले हैं। वो साहब आपके पास आए थे, आपके दोस्त, उन्होंने कहा दवाई लेने के लिए 9 घंटे पैदल सफर करना पड़ता है। मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, मैं आपसे एग्री करता हूं। हम ये जो हमारे किसी और के लिए मैसेज है, मैं कुछ और कह रहा हूं। करता हूं कि ये सेंसिटिव पॉइंट्स पे हम उंगली रख के एक खानदान के इक्तदार को वापस लाना चाहते हैं। हमारा मसला गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है। एक ब्रेक, लेकिन आपकी राय सच्ची है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और बात करेंगे अमेरिका बाजार में आखिर कुछ अक्ल आ गई ट्रम्प साहब को, या इजराइल का क्या मसला है? कुछ लोग इंटरव्यू देते फिरते हैं इजरायली चैनल्स को, तो ये कौन करवा रहा है और ये क्या होने जा रहा है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब और मलिक साहब, फाइनली बो आउट कर गया जो था ट्रंप, लेकिन बड़ी बड़ी खौफनाक कंट्राडिक्शंस और जो पोलराइजेशन जो है उसको उसने बड़ा नंगा कर दिया। देखिए, अमेरिका एक बहुत सुपर पावर है, लेकिन उसने भी बिखरना है। जिस तरह उसने मुख्तलिफ ममालिक में, फ़लस्तीन, दीगर ममालिक में जुल्म इंतहा की, फुटे रख के लीका मारियां भट्टी साहब। हाँ, मिडिल ईस्ट है। मतलब अल्लाह माफ़ करे, ट्रंप एक पहला कदम आ गया। ये ट्रंप हुकूमत छोड़ देगा, लेकिन वो जो अभी आप ब्रेक में कह रहे थे दराड़, ये बढ़ती जाएगी, ये कागज़ से भरेगी नहीं। ये जो फीलिंग्स की है ना, थोड़ी सी टिप टॉप की है, ये और टूटेगी और ये आने वाले वक्तों में और आपस में फासले बढ़ेंगे और लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने की तवक्को की जा रही है। ताम वक्त का इंतजार जो बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल है। और जो भट्टी साहब ने बात की है कि ये जो दराड़ है, ये सोसाइटी में पोलराइजेशन है, वो तो उसने बाइडेन अपना ट्रंप ने अयां कर दी। और साथ आपने बहुत सारे रिसर्च उस गुर्बत और बेरोजगारी पे भी की है जो वहाँ आ रही है। कई साहब वो सारी चीज़ें सच है, मगर जो चीज़ मेरे हिसाब से साबित हुई है वो ये साबित हुई है कि अफराद से इदारे अहम है। अमेरिका ने एक चीज़ जरूर साबित की है कि जो लोगों ने कॉमेडी बन गई थी, पूरी दुनिया हैरत में चली गई थी, ये अमेरिका को क्या हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या हो गया। मगर एक चीज़ साबित हुई है, इदारे जो हैं वो उनमें सैनिटी रहती है। और अल्टीमेटली अमेरिका ने कहीं ना कहीं अकल का मुजाहरा किया कि इस तरह हम मुल्क नहीं चला सकते। इसके लिए इदारों का इंडिपेंडेंट होना बड़ी साहब, इसमें एक हकीकत भी है, आपकी इत्तला के लिए दुनिया की 7000 साल तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर आई है। अमेरिका को मारते मारते टाइम लगेगा। हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो मर रहे हैं? नहीं, अंदर तो मसाइल बेशुमार है, इकोनॉमी खराब है उनकी, बेशुमार उनकी। अच्छा, अब आज टाइम कम है बड़ी साहब, हम इजराइल को मनवाने के लिए या उसको लेजिटिमेसी जो है उसकी बनाने के लिए मुस्लिम दुनिया पर एक खौफनाक बोझ भी है, और मुस्लिम दुनिया के कुछ ममालिक उस बोझ के आगे झुकते भी जा रहे हैं। सऊदी अरब के कहने पे यूएई, सूडान और बहरीन ने उसको तस्लीम किया, और हम पाकिस्तान पर भी दबाव है। और मैं वज़ीर आज़म को इस बात पे काबिल तहसीन और उनकी तारीफ़ करने से रह नहीं सकता। सख्त दबाव के बावजूद उन्होंने कहा ना इसराइल को तस्लीम किया, मैं एक मुसलमान हूँ, ना करूँगा। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम इसराइल को तस्लीम नहीं होने देगी, ना ही ये वज़ीर आज़म तस्लीम करने देंगे। गो के दबाव है, आपको यकीन से कह क्लोजिंग है। और ये कहा जा रहा है कि इसराइल को करवाने के हवाले से दबाव बहुत तरफ से आएगा और ये टेस्ट होगा हमारे लिए, मगर हमें उम्मीद है कि हम इससे भी औदा बुरा हो जाएंगे। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।